वेलकम बैक। एक खबर आई है गुजरात से। एक प्राइवेट पोर्ट पर हज़ारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन देश के यूथ ने सवाल पूछा ही नहीं। लिटरली सवाल नहीं पूछा। कुछ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल्स ने सवाल उठाया कि एक प्राइवेट कंपनी या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को जब ड्रग्स का इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया जाएगा तो अब हिंदुस्तान में ड्रग्स बिकेगा। लेकिन उसका मकसद इंडिया के यूथ को टारगेट करना नहीं था। उसका मकसद था पॉलिटिकल माइलेज अचीव करना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को निशाना बनाना, प्राइवेटाइजेशन को निशाना बनाना, या कुल मिलाकर एक नेता को टारगेट करना। दूसरी तरफ जो समर्थन कर रहे थे उनका भी काम कुछ खास नहीं था। देश के भले का बात उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी अपने नेता को डिफेंड किया, निकल गए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि देश के अंदर इतने हज़ार करोड़ रुपए का ड्रग्स मिल रहा है और उसके बाद हम सवाल नहीं पूछ पा रहे। हम लोग किसी सोशल मीडिया में, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात नहीं उठाई गई कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है, कहाँ जाएगा, कौन मंगा रहा था, हमारे देश के बच्चों के रगों में ये जहर क्यों घोला जा रहा है। उड़ता पंजाब नाम की फिल्म बन जाती है और हम लोग चुपचाप बैठे देखते रह जाते कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। ऐसा कैसे? अगर आप हिंदुस्तान की ज्योग्राफी देखोगे तो एक तरफ आप पाओगे कि गोल्डन क्रिसेंट है और एक तरफ है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट मतलब पाकिस्तान है, ईरान, अफगानिस्तान है, यहाँ पे भी गांजा खूब उगता है। दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल यानी थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ड्रग्स बहुत उगता है। अब अगर दोनों ही तरफ ऐसे देश हो जहाँ ड्रग्स उगता है तो 140 करोड़ की आबादी में कोई ना कोई ऐसा फन्ने खां ज़रूर होगा जो मुंबई की किसी फिल्म से प्रभावित होके कोलाबा में या मरीन ड्राइव पे खड़ा होकर बोलेगा मैं मुंबई पे राज करना चाहता हूँ। ये राज सस्ते पैसे से आएगा और वो सस्ता पैसा ड्रग्स के रूप में आएगा। ड्रग्स तो हिंदुस्तान में आएगा क्योंकि देश बड़ा है, हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के दौर में हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, मरने मारने को लोग तैयार है कुछ करोड़ों बिलियन डॉलर के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आखिर हिंदुस्तान में इतनी आसानी से ड्रग्स अवेलेबल होना चाहिए? कुछ राज्यों में शराब बैन है, कुछ राज्यों में शराब चालू है, लेकिन कोरोना वायरस के समय पे एक सिचुएशन आती है कि भारत को अपने ही लोगों को मरने की कीमत पर शराब की दुकानें खोलने का फैसला लेना पड़ता है और सारी राज्य सरकारें शराब की दुकानें खोल देती हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पैसा चाहिए। अब इंसान की ज़िंदगी नहीं रह गई, अब सिर्फ पैसा रह गया है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम लोग सही से सवाल भी नहीं पूछ पाए। मेरे को किसी नेता की पड़ी नहीं है, ईमानदारी से सच बताऊँ, आप लोग सीरियस लेते होंगे। देश में इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप हर प्रॉब्लम को सीरियसली सोचोगे ना तो आपके अपने नेता को ग्लैमराइज या ग्लोरियस बताने की बजाय एक जिम्मेदारी के तौर पे देखो कि इस आदमी को इतना करना है, अभी कैसे दूसरी चीज़ों में लगा पड़ा है। पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, यहाँ के बच्चे अल्कोहल पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आसाम, यूपी, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, दुनिया की सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन यहाँ होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, राज्य का जो 10% रेवेन्यू होता है वो अल्कोहल से आता है। इन राज्यों का, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, इनका भी 5 से 10% सरकारी रेवेन्यू अल्कोहल से आता है। अब ऐसे देश के अंदर जब सरकार कैंप लगा के, ठेके लगा के दारू बेच रही है तो सरकार तो सवाल नहीं पूछेगी ना, नेचुरल है। सरकार एक तरह से आपको बताएगी भी भाई अल्कोहल मत पियो, और एक तरफ से सरकार शराब के लाइसेंस भी दे रही है, ठेके भी दे रही है। फिर आप चार चूते खड़े होकर कह देते हैं कि सरकार पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए क्योंकि प्राइवेट पोर्ट पे उतरा है, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पोर्ट पर उतरा है, इसके लिए सरकार ख़राब है। और फिर दूसरी तरफ पता चलता है कि राजस्थान में शराब के ठेके चालू हुए, वहाँ पर तो दूसरी सरकार है। इंडिया की बात कौन करेगा? यूथ की बात कौन करेगा? सरकारों को समर्थन करो, विरोध करो, इट्स ए नेचुरल थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। बट आप इसके साथ एक नेचुरल क्वेश्चन भी तो रेज करो कि आखिर कब हिंदुस्तान के अंदर पिछले 20 साल में 72% अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया? कैसे हम लोगों ने पैब्लो एस्कोबार को या ब्रेकिंग बैड को ग्लैमराइज करना स्टार्ट कर दिया? कैसे हमने ऑन स्क्रीन सिगरेट फूंकने को क्लियर कर दिया कि ये जो सिगरेट फूंकता है वो कूल है, जो सिगरेट फूंकता है वो एक हीरो मटेरियल है? क्यों गांजा, चरस, हशीश, इनको हमने हमारी मेन स्ट्रीम में जगह दे दी? सवाल क्यों नहीं पूछा गया? और पूछा नहीं गया वो बात छोड़ो, आज मेरे को उन लोगों से सवाल है कि अगर आपके बेबी हुआ है पिछले 1 साल में, 2 साल में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने छोटे बच्चे की स्माइल की तरफ देखिए और सोचिए कि आप हिंदुस्तान कैसा दे के जाएंगे इस बच्चे को आज से 40 साल के बाद, 45 साल के बाद। देश को कहा जा रहा है हम दुनिया की सबसे युवा पॉपुलेशन है, 50 जगह पे इस चीज़ का ढिंढोरा पीटा जाता है। इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइना वाले बूढ़े हो रहे हैं, फ्रांस बूढ़ा हो रहा है, जापान बूढ़ा हो रहा है। लेकिन जब देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या होगी तो आप उसको सही जगह पे टारगेट भी तो करो, सही दिशा भी तो दिखाओ। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप उनको मरने के लिए छोड़ दो, जॉब भी ना दो और फिर उसके बाद आप ड्रग मैनेज भी ना संभाल पाओ। फिर तो लूट, हत्या, डकैती, चोरी यही बढ़ेगी देश के अंदर। तो ये तो फिर लॉलेसनेस बढ़ जाएगी, पुलिस स्टेट बनाना पड़ जाएगा एक समय के बाद हिंदुस्तान को। आप सरकार को जिम्मेदार ठहराकर 50,000 चीज़ों को
बता सकते हैं, बच सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फाइनली सिविल सोसाइटी को कहीं तो एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अगर सरकार ने इस चीज़ को समय रहते रेवेन्यू के लालच में बंद नहीं किया, मतलब मान लीजिए किसी भी कारण से, तो सिविल सोसाइटी में ने भी तो सवाल नहीं किया। वो भी तो अपने नेता के प्रेम में बंधे रहे, कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध में। अपने आसपास के लोगों को देखिए। और जब ये कहा जाता है हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, तो ये कतई मत सोचिएगा कि अगर आप फ्लैट नंबर 201 में रहते हैं तो पूरी बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में 201 नंबर के फ्लैट को छोड़ के ये प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम इंक्लूडिंग 201 नंबर के फ्लैट में है। ये आपके घर की भी प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको भी सवाल उठाना पड़ेगा और उठाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी से बड़ी बनती है। जय हिंद।